अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं बड़े ही ख़ास जगह पे बैठा हूँ और कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे को इस आईपैड के ऊपर पियानो बजाते हुए, कीबोर्ड चलाते हुए और इस पियानो के ऊपर बांसुरी की आवाज़ निकालते हुए और वायलिन की आवाज़ निकालते हुए बड़ी इस सिर्फ आईपैड की मदद से बड़े अच्छा म्यूज़िक हमें सुनने को मिला। और हमने बड़ा एंजॉय किया। तो मेरे अंदर तजस्सुस था कि मैं जानूं कि ये बंदा कौन है, कैसे कर रहा है। थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद बंदा है जो इस आईपैड की मदद से ये म्यूजिक बजाने की कमांड रखता है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से मिलवाया जाए। मैं तो म्यूजिक के हवाले से बिल्कुल जीरो बंदा हूं, मेरी समझ तो बूझ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज जिस बंदे से हम मिलने जा रहे हैं इसकी तारीफ जब सुनी तो मैं हैरान रह गया। उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शकील साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब से पूछते हैं कि उन्होंने ये काम कब कैसे स्टार्ट किया और अब वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम सलाम। शकील भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आए और मुझे तो नहीं थी कि आप इतना प्यार डिलीवर करेंगे क्योंकि जब मैं प्ले कर रहा था वहां पर तो लोगों के लिए भी एक नई चीज थी कि ये मैं आईपैड के ऊपर एक चीज प्ले कर रहा हूँ। लोगों ने बड़ा प्यार दिया तो मैं उसमें आपको भी देख रहा था व्हील चेयर पे बैठे हुए और मैं खास तौर पे नोट कर रहा था कि आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे याद है प्रोग्राम के बाद आपने खास मुझसे मिलके कहा था जी बहुत मजा आया शकील साहब, एक नई चीज सुनी, दिल को भी छुआ उसने। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी आपका। आप लोगों ने प्यार दिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन करम, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक कंप्यूटर से पैसा कमाने वाला बंदा हूँ, इंटरनेट आईटी, और आईटी से रिलेटेड जब भी कोई काम करेगा हम उसको ज़रूर पजीराई देंगे। तो सर हमें बताएं, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको जानना चाहता हूँ कि जब मैंने हिस्ट्री देखी तो पता चला कि आप किसी एरोचाइना फैक्ट्री के साथ में मुंसलिक हैं, अच्छी खासी एजुकेशन भी हासिल की हुई है। थोड़ा सा बस अपने बारे में पस मंजर दें हमें, थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कहाँ तक कैसे यहाँ तक पहुँचे आप। जी जी, एक्चुअली हमारी फैमिली जानी जाती है एरोचाइना वाले, जो कि सिरामिक के बर्तन, टेबल वेयर जिसे कहते हैं, चीनी के बर्तन, हम लोग वो बनाने वाले हैं। मेरे वालिद साहब ने उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया एरोचाइना के नाम से। तो ये कि अब मुझे ज़रा शौक़ था पढ़ने का ज़्यादा, तो मैं पढ़ाई की तरफ ज़रा लगा रहा और अल्लाह के फजल से मैंने एमए इंग्लिश किया। तो लेकिन शौक दिल में ये था जी कि मैं सीएसएस करूं किसी तरह। बाकी भाई फैक्ट्री में चले गए थे। एक बड़े भाई अलबत्ता डेथ हो चुकी है उनकी, वो पायलट ऑफिसर थे। तो मुझे भी शौक था बड़ा कि मैं पढूं और किसी और फील्ड में जाऊं, फैक्ट्री की तरफ ना जाऊं। लेकिन एमए इंग्लिश करने के बाद फिर वालिद साहब ने कहा यार ये फैक्ट्री में ज़रूरत है पढ़े लिखे बंदों की अपने, तो तुम छोड़ो ऐसी नौकरी को, फैक्ट्री में आओ, उसको तरक्की दो आके। मैंने कहा चलो जी, वालिद साहब ने अगर इस तरह कहा है तो जो मेरा अपने दिल में ख्वाहिश थी, मिशन था, वो मैंने यकदम उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा जी जो वालिद साहब ने कहा है फैक्ट्री जाते हैं। तो वहां पर चूंकि थोड़ा आर्टिस्टिक मेरा ज़हन था, मैं मुसव्वरी में बड़े फन पारे बनाए और उनकी नुमाइश वगैरह में भी हिस्सा लेता था। तो अब्बू के ज़हन में ये चीज़ थी कि ये आर्टिस्ट है ज़रा, तो उसी से मुतल्लिक एक हमारी फैक्ट्री में जो बर्तन है उसको सजाना, जो उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई होती है, वो उसके रिलेटेड ही था। सही। तो मैं जब फैक्ट्री गया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले उसी शोबे में लगा दिया कि भाई तुम फूल वगैरह ये चीजें जिससे बर्तन को सजाया जाता है, प्रिंटिंग होती है, तो तुम उस शोबे को लेकर चलो। तो बस बिस्मिल्लाह करके उसी में किया और उसको बड़ी तरक्की दी उसमें, और बड़ी जिद्दत, उसके बड़े सारे केमिकल, बड़ी उसमें इनोवेशन दी। और वो फैक्ट्री में फिर अपना सिरामिक की प्रिंटिंग जो है वो शोबा मेरे पास ही रहा, जो कि मैं अभी तक अब अपने अलहदा से फैक्ट्री मैंने उसकी बना ली हुई है और इस घर में भी मैं प्रिंटिंग करता हूँ।
लेकिन उसको डिजिटल तरीके से भी करता हूँ, तो वो अभी तक मेरी जिंदगी के साथ मेरा हिस्सा है। मतलब मेरा रोजगार जो मेरा पेशा है वो यही है। सही है। तो फिर म्यूजिक की तरफ कैसे कन्वर्ट हुई, या कहाँ से सीखा, कहाँ पे शौक पड़ गया आपको कि ये म्यूजिक वगैरह है? वो भी गुजरांवाला जैसे शहर में तो ये चीजें देखने को मिलती नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में म्यूजिक तो सुनता तो तकरीबन हर इंसान ही है, लेकिन कोई कोई बीच में होता है जो जरा उसको फील कर जाता है ज्यादा। वो जिसे कहते हैं ना कि जरासीम है इसके अंदर सुर के, तो वो जरासीम मेरे अंदर पाए गए, जो कि मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सुनता ही था आम लोगों की तरह। मैं उस वक्त मतलब बचपन की बात है, ये 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ, मेरी जो बड़े भाई पायलट थे जो डेथ हो गई है, तो उनकी रिश्ता जहां हमने किया, मेरी भाभी उनके भाई जो थे, वहां पर मैंने उनके घर में देखा कि उनके पास एक छोटा सा पियानो इतना सा, तो वो उसके ऊपर ना ट्यून चला रहे थे, जाने कहाँ गए वो दिन। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी सी चीज के ऊपर ये गाने की ट्यून चल रही है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ज़हन में तो यही था जी कि बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट और बड़ा बड़ी चीजें लोग करते हैं, और ट्यून एक मेरे लिए नई चीज थी कि ट्यून बज रही है। मैं उसी वक्त ही उसकी तरफ फैसिनेट हो गया। मतलब अननोइंगली, मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस तरह मेरे अंदर आ गई चीज। वो मुझे उसका शौक वहीं से हो गया कि ये किस तरह एक जादू सा है। किस सन की है ये? मैं जी उस वक्त 10th क्लास में था। तो हम इमेजिन कर सकते हैं 90? नहीं 10th क्लास में था, तो लगभग 83 की बात ये है। मेरे पैदा होने से पहले की बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने सुना है कि आप इसके ऊपर इसकी तलाश में बड़े कंट्रीज घूमे, इनके इंस्ट्रूमेंट की तलाश में। जी उसकी क्या वजह? तो वैसे जब टाइम फिर मतलब उसी में शौक बढ़ता गया, मैंने भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लेने शुरू की करा के वक्त के साथ। लेकिन अंदर ये था कि किसी तरह ये मैं सारा कुछ मेरे सामने हो, ये म्यूजिक किस तरह बजता है, मैं इसको शुरू करूं बस। लर्निंग पावर एक होती है, कर्व होती है लर्निंग की, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। ऐसे ही है। कुछ बच्चे टाइम लेते हैं लर्न करते हुए, कुछ लोग टाइम नहीं लेते। मैं शायद उनमें था जो बहुत जल्द लर्न करने वाले थे। मुझे अपनी जिंदगी में कोई टीचर नहीं मिला, कोई उस्ताद नहीं मिल सका म्यूजिक सिखाने वाला। जिस तरह मैं चाहता था कि इस तरह म्यूजिक होना चाहिए, जैसे वेस्टर्न में गोरे प्ले करते थे दोनों हाथों से ऐसे करके, मुझे वो शौक था। यहाँ पर वो हारमोनियम और देसी रिवायती तरीका एक था सिलसिला, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मुझे हारमोनियम की आवाज ही नहीं पसंद थी कि ये क्या, मतलब सर में दर्द सी लग जाती है और इस तरह करके। तो बस फिर उसके साथ साथ पैसे तो थे नहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेने के, जाहिर है स्टूडेंट लाइफ थी, तो अपनी पॉकेट मनी जो मिलती थी मैंने उसकी अपनी सिस्टर की तरफ कमेटी डाल देता था जी। वो कमेटी जब निकलती थी तो मैं फिर रुख करता था जी सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, क्योंकि उस वक्त ये ऐसी चीजें उधर से ही मिलती थी, इंटरनेट का जमाना नहीं था। किड्डी को बड़ी कमेटी होती थी, तेरा सिंगापुर भी चले जाते थे। वो जी मुझे अभी तक याद है जी, कुछ 1.25 लाख रुपए की कमेटी होती थी। अच्छा। तो जिसमें कोई 20-25 हजार रुपया रिटर्न टिकट वगैरह थी जहाज की। बाकी पैसे मैंने इसके लिए रखे होते थे कि कोई मैंने पियानो वहां से लेना है, कोई इस तरह की चीज। क्योंकि यहाँ पे ना कोई मैगजीन ना इंटरनेट का जमाना था, पता ही नहीं था कि कौन सा मॉडल आया हुआ, मुझे क्या खरीदना है, वो जाके पता चलता, जाके रिसर्च करते थे। और फिर जाके रिसर्च करनी। वो जो इतने बड़े म्यूजिकल स्टोर वहां होते थे, मैं सारा दिन वहां बैठा रहता था, मुख्तलिफ पियानो को बजाता रहता था, तो पता चलता था कि यार ये मेरे काम का है। तो फिर चीज खरीदने का भी मजा आता था। एक चीज वहां पे उन्होंने डेमो के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते थे, तो वहां से ले आते थे, और बड़ा एक खूबसूरत वक्त था। अच्छा, ये लाके करते क्या थे आप? बचाते थे, क्या करते थे? पैसे कभी कमाए इस चीज से? उनने जी पैसे कमाने क्या, अपने पल्ले से बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए इसमें जिंदगी में। क्योंकि जब वो आना उसमें प्ले करना शुरू हो गया, तो दोस्त अहबाब यार फैमिलीज वाले वो बड़ा अप्रिशिएट उन्होंने किया, यार कमाल है ये क्या। तो उन्होंने कहा यार हमारे घर में कोई फंक्शन है, छोटा है, अपनी फैमिली हमारी में कोई फंक्शन वगैरह होना, तो आओ जी जरा वहां रौनक मेला थोड़ा हो जाए।
तो मतलब उसमें मैं अपना साउंड सिस्टम और ये चीज पल्ले से पैसे खर्च के जाके जिस तरह भी होता था, कोई चीज चाहिए उसके लिए कुछ वैसे जाना कि जी चले जी पहुंचते हैं। आपको पता है एक फनकार जो किसी भी लेवल का है उसकी खुराक उसकी दाद है। आहा, तो वो जहां पे उसको दाद मिलेगी वहां पे चला जाएगा, वो वहां उड़ के पहुंच जाएगा। तो आपका ये हिसाब से तो पल्ले से पैसे ला के जाके तो सुना के जाएगा ना, सिर्फ वाह वाह सुनने वास्ते, सिर्फ वो वाह सुनने और रिस्पांस देखने के लिए कि मैंने प्ले किया है तो ये मेरी चीज उन तक कन्वे हुई है। लेकिन शकील साहब मसला ये है कि जिन लोगों को आप सुनाते रहे माजरत के साथ, वो तो जाहिल लोग थे मेरे जैसे। नहीं, इसमें वो तो वाह वाह करेंगे ही। वो नहीं, इसमें ऐसा था कि मुझे हर किस्म के लोग सुनने के लिए मेरे सामने आए। कुछ लोग थे उसमें, मैं वो ये नहीं कहूंगा कि वो सुनने की हद तक कमी थी उनमें, लेकिन इसी रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो ज्यादा थे, जो सुनने वाले थे। हमें ही नहीं पता था कि ये सुनने वाले हैं, क्योंकि वो डेक वगैरह रेडियो शेडियो उसी पे सुन लेते थे। लेकिन जब लाइव उनके सामने मैं प्ले करता था तो जो दाद उनके दिल से निकलती थी वो मेरे दिल तक भी पहुंचती थी। ऑडियंस सामने बैठी होती ना, तो हाँ पे हर बंदे का पता चल जाता है कि ये बंदा एंजॉय कर रहा है और ये दूसरा बंदा इसके सर के ऊपर से गुजर रहा है। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ मैं कभी, तो जरा हर किस्म की चीज को करता हूँ। बात का तो मुझे पसंद नहीं होती, लेकिन किसी ऑडियंस में जो बैठे बंदे को अगर उसने फरमाइश कर दी या मुझे पता ये इस टेस्ट का बंदा है, तो मैं उसके लिए भी कोई ना कोई चीज प्ले कर देता हूँ ताकि वो भी कहे यार, क्योंकि हर बंदे का लेवल आए। तो हमें मैंने जब आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो तब बड़े सिंगर वहाँ पे आए हुए थे। जब आपने वहाँ पे प्ले किया अपना, तो पता चला कि वो हल्का है बाप भी आपको जानता है। मुझे शकील साहब ये बताएं कि जितने भी शौक होते हैं, मेरा शौक है, अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो उसमें री इन्वेस्टमेंट में कहीं और से कमा कर लगाता जाऊँगा। तो हम इस लेवल पे क्यों नहीं पहुंचे कि इसको रिकॉर्ड करके आपने डाला नहीं कहीं, या डाला तो चला नहीं, क्या चक्कर है? नहीं, मैंने असल में इसको सेल्फ प्लेयर के लिए ही इस्तेमाल किया, जिसको कहते हैं पंजाबी में जी अपना रांझा राजी करना। इसको मैंने एज ए हॉबी ही लिया है। अच्छा, कभी सोचा ही नहीं कि इससे मैं कभी कुछ कमाऊंगा भी। हालांकि बड़े ऑफर्स बीच में, अब इंडिया के भी एक दो बंदे इधर आए थे, मैंने उनके सामने परफॉर्म भी किया। उन्होंने भी कहा जी कि आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, इंडिया में है, ऐसे ही है, किसी तरह वहां पर आए। ऐसे ही है। कुछ लोग कहते थे जी आपकी जगह तो यूरोप में है, आप वहां पर आए, लोग आपके हाथ चूमेंगे। तो ऐसी बातें, मतलब मैंने असल में शायद वो लोग जिनके लिए कोई रोजगार का जरिया नहीं होता, शायद वो इस तरफ चले जाते हैं, इससे कमाना शुरू। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल था, मैं एक बड़ी वेल ऑफ फैमिली से था और मुझे इस तरह का मसला नहीं रहा फाइनेंशियल कोई भी, तो इसको एज ए हॉबी ही रखना था मुझे। और आज भी एज ए हॉबी ही है, आज तक ये हॉबी है। आज तक मैं पैसे पल्ले से ही लगाता हूँ कहीं जाने के लिए, ये वो। तो अभी ये कि एज हो गई हुई है, लेकिन बड़ा गैप बीच में आ गया है जब इसको मैंने छोड़ दिया हुआ था बिल्कुल। अच्छा, ये भी दो रहा है? जी बिल्कुल, तकरीबन 10 साल से मैंने इसको छोड़ दिया हुआ था। टाइम ही कोई नहीं था, बिजनेस की तरफ ज्यादा टाइम तवज्जो, तो बच्चे भी साथ साथ। वो मुझे कहते थे पापा जी आप कभी सुनाएं कुछ, आप सुनाते ही नहीं, अब हम बड़े हुए हैं। तो मैं कहता था यार बस अब थक चुका हूँ, ऐसा है। तो वक्त के साथ साथ कुछ चीजें मध्यम पड़ जाती है, कुछ चीजें अपना निखार लेके आती है। लेकिन कुछ दिन पहले जब मुझे याद है, हमने अब हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त की बर्थडे थी, वहाँ पे आपको इनवाइट किया, तो आप आए वहाँ पे, और वहाँ पे वो देखा मैंने जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रही है एम नहीं कर रहे, ये वाकई अपनी गाड़ी में सारा सामान लोड करके लेके आए, हमें सुनाया, बड़ी मुश्किल से सुनाया, गर्मी थी वहाँ पे, इनकी मेहरबानी, और फिर वहाँ से चले गए। तो ये वो, मैं तो इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे सारे दोस्त जो हैं वो जानते हैं, जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरे साथ सफर तय किया है, मैट्रिक से लेके अब तक के दोस्त हैं, जिनके सामने मैंने पहली दफा एक सुर बजाई, वो दोस्त भी अभी तक मेरे साथ है। ये मेरा सारा जर्नी उनके सामने है म्यूजिक का। लेकिन वक्त के साथ जैसे रोजगार का एक मसला पाकिस्तान में, अनसर्टन सिचुएशन है हर वक्त जी, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव हो गया कि यार
ये करे, कुछ बना ले, कमा ले कुछ ऐसा। तो ये चीजें तो शौक के साथ चलती ही रहती हैं। अगर बहुत ज्यादा इसको टाइम देना, वो खत्म कर दिया बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने कारोबार को टाइम बड़ा देना शुरू कर दिया, उसमें जिद्दत, इनोवेशन, वो उसको मैंने बड़ा काम किया। आपके कारोबार की तरफ भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ सुनाएं आप, क्योंकि बड़ी देर हो गई है। हमें कुछ ये थोड़ा सा चला के दिखाए हमें। जी, ये आईपैड मैं जरा बाद में आपको कहता हूँ, क्योंकि ये बाद में ही मेरी जिंदगी में आया है। तो पहले कौन सी चीज जो मेरा पहला प्यार है वो कीबोर्ड ही है। कुछ मैं थोड़ा इस पर आपको पहले जी कर देता हूँ जी। एक छोटी सी डेमो है पियानो पे, कीबोर्ड पे। सॉन्ग है बड़ा मशहूर, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो उसको अगर मैं अपने स्टाइल से प्ले करूँगा कीबोर्ड पे तो वो क्या साउंड करेगा। तो शुरू करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। पियानो जो है, खाली पियानो अंग्रेज गोरा किस तरह प्ले करता है, खाली पियानो, हाँ जी, उसकी मैं एक मिसाल जो है देना चाहता हूँ। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ मुनफरद बनाती है आपको दूसरों में? आपने कुछ आप में क्या स्पेशलिटी है इसमें बजाने वाला कि दूसरा कोई नहीं बजा सकता? नंबर 1, नंबर 2, कभी अपना भी कुछ म्यूज़िक बनाया वगैरह है, उसके बारे में बताएं। जी जी बड़ा ही अच्छा आपने क्वेश्चन कर दिया है, बल्कि ये मेरे दिल का क्वेश्चन आपने कर दिया है जी राहिल भाई। असल में जो मेरा अपना एक स्टाइल है ना प्ले करने का, वो थोड़ा मतलब थोड़ा वेस्टर्न की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा हो गया था। एक वक्त आया तो उसमें मैंने बड़ी चीज़ें फिर अपनी कंपोजिशन उसमें थोड़ी की, कोई थीम को ख्याल लेके तो उसको एक्सप्रेस किया, और वो थीम अच्छा बजा कैसा हुआ
उसका लिटमस टेस्ट जो है हम्म वो मुझे किसी बंदे को सुना के मिलता था। उस बंदे, क्योंकि ये प्योरली मेरी अपनी कंपोजिशन थी, तो 100% ये किसी ने सुना हुआ नहीं पहले। तो जब मैं उनको सुनाता था पहली दफ़ा ही, तो वो उनके मुंह से जो वाव का फैक्टर निकलता था ना तो मुझे वो उसका जवाब मिल जाता था कि मेरी कंपोजिशन बड़ी अच्छी है ये वाली। तो उसमें डिफरेंट किस्म की स्पेशलिटी मेरी दूसरों से जो मुझे डिफ्रेंशिएट करती है, जिस पे मैंने असल में ज़्यादा जोर भी लगाया है। मैंने फुर्तियों पर तुर 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 ये इन पर मैंने टाइम नहीं लगाया। गोरा जिस तरह कहता है ना जी कि जितना काम करो परफेक्ट करो, काम में आपके परफेक्शन होनी चाहिए। तो सही है। तेज करके गलत काम कर देना वो बिल्कुल भी एक नापसंदीदा चीज़ है। आप एक पुतली तमाशा करके लोगों को बड़ी तेज तेज बजा के तो वो कर लेंगे, लेकिन उसमें बेशुमार गलतियां होगी। थोड़ा करो सुथरा करो। यही सीखा है कि जिस तरह कोई इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी है, फ्लूट है, सैक्सोफोन है, ट्रम्पेट है, वायलिन, उसको उसकी तरह बजाना। उसी में मैंने चीज़ें सामने रख के अपने जो थीम बनाए, कुछ लोगों ने बड़े पसंद किए। स्पेशलिटी मेरी दूसरों से बस यही है कि मैंने वर्ल्ड का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुना है, पूरे वर्ल्ड का। अच्छा, ये नहीं जी कि मुझे अफ्रीका का म्यूज़िक नहीं पसंद, मुझे फ़लाँ नहीं, ये नहीं, मुझे गज़ल नहीं पसंद। मैंने क्लासिकल से लेके तो जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनका भी म्यूज़िक पसंद सुना हुआ। जो जो उनकी चीज़ अच्छी मुझे लगी, मैंने उससे इंस्पिरेशन ली। तो उसमें थोड़ी सी डेमो आपको मैं देता हूँ। अरेबिक वर्ड है, अरेबिक थोड़ा सा टच भी आपको दूंगा, थोड़ा लैटिन अमेरिकन अभी भी दूंगा, और एक मेरा ये एक छोटी सी, ये समझे जी वर्ल्ड टूर हो जाता है अगर मैं इसको थोड़ा सा कि जी ये इस इलाके का म्यूज़िक इस तरह का है, इस इलाके का इस तरह का, इस इलाके। तो ये तभी ज़हन में ख्याल आते हैं और अच्छी कंपोजिशन बनती है जब आपने म्यूज़िक बहुत सारा सुना हो दुनिया का। ए.आर. रहमान का आज बहुत ज़्यादा नाम है, आर.डी. बर्मन मेरा फेवरेट म्यूजिशियन रहा है। तो वो क्या थे, अपने वक्त से बहुत आगे थे। उन पे बड़ी तनकीद उस वक्त हुई कि यार ये बड़ा वेस्टर्नाइज करते हैं म्यूज़िक को, और ये क्या अपने ट्रेडिशनल हमारा इंडियन म्यूज़िक है उससे निकल जाते हैं बाहर। लेकिन आज देखें उन्हीं का म्यूज़िक सर्वाइव कर रहा है। जितने बंदे लोग हैं सारे वो आर.डी. बर्मन प्ले कर रहे हैं, उसी जैसा म्यूज़िक पसंद किया जाता है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए.आर. रहमान एक नई दुनिया लेके आया। वो आज के ज़माने का आर.डी. बर्मन है। वो ऐसी चीज़, ऐसा ख्याल पेश कर देता है कि इंसान कहता है यार इस तरह का ख्याल या म्यूज़िक का थीम मेरे ज़हन में भी कभी नहीं गुजरा था। वो इस दुनिया में ले जाता, बाज़ औक़ात हैरान कर देता। तो ये सब की अपनी फ़्लाइट है, जिसे हम कहते हैं जी फ़्लाइट ऑफ इमेजिनेशन। आज आप हमें किन किन कंट्रीज़ की सैर करवाने वाले हैं? बस बीच बीच में थोड़ा सा मैं आपको डेमो दूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी होने का खदशा होता है, तो हल्का सा टच। तो एक अपना एक थीम छोटा सा बनाया है, थोड़ा शौक सा। तो गिटार पे, इलेक्ट्रिक गिटार पे वो है, तो आपकी नज़र प्लीज़ इरशाद।
ओए होए 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 होए। वाह वाह वाह। ये तो आपका अपना एक म्यूजिक था, तो हमें कोई अरबिक या फिर जिस तरह आप कह रहे थे वर्ल्ड टूर करवाएंगे उस तरह के कोई म्यूजिक सुनाएं, ताकि और थोड़ा सा डिफरेंस भी बताएं हाँ जी। कि इनके अंदर क्या होता है, और उसमें आप थोड़ा सा हमें टीच कर दीजिएगा कि आप ये किस में बजा रहे हैं, गिटार जी, में जी, या जी, फिर बिल्कुल। सैक्सोफोन में या किस में। तो आपको एक जो है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, जैसे ब्राज़ील वगैरह हो गया, चिली वगैरह, इस तरह इधर, मेरा नाम सुन के ही बड़ा मजा आ तो रहा है लैटिन अमेरिका। उनका एक टेस्ट, वो किस तरह का म्यूजिक बजाते हैं, किस तरह का बजाते तो हैं? वो जरा थोड़ा सा जी। तो ये एकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट है जी, बड़ा मशहूर, जिसको ऐसे करके प्ले करते हैं। ठीक है। तो उस पर ये वो बड़ा पसंद किया जाता है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। वाह वाह, क्या बात है, ये बड़ी जानी पहचानी टून थी। हाँ बिल्कुल, उनका एक बड़ा मशहूर। हाँ जी, और जो अरबिक है वो भी प्लीज़। जी जी, अरेबिक एक कंपोजिशन है, मेरी अपनी है। तो इसके बारे में हमारे एक बड़े प्यारे उस्ताद अब्दुल मजीद भट्ट साहब, जिनकी डेथ हो गई हुई है, वो जब भी मेरे पास आते, घर आते थे, तो वो कहते थे यार शकील ये ट्यून मुझे सबसे पहले सुनाओ। ओहो वाह। तो वो इस ट्यून को इस तरह लेते थे कि उनका एक अपना इमेजिनेशन था, ख्याल था। वो कहते थे मुझे ऐसे लगता है जैसे फतह मक्का का मौका है, वाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला आ रहा है फतह के लिए, वाह, और अगर बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक है तो वो ये है। ओए ओए, बहुत बड़ी बात कह दीजिए। तो उन्होंने बड़ी बात की, जो कि मैं सुन के मैं भी एक दफ़ा हिल गया। और जब मुझे उनकी बात सुनी तो मुझे भी ऐसे लगे जैसे ये वाकई ऐसे ही है। हालांकि मैंने अपने एक ध्यान में एक अरेबिक कंपोजिशन, काफिला नुमा, जैसे काफिला जा रहा है, ऊंट जा रहे हैं, तो उसको ज़हन में रख के कि क्या रेत का मंजर है, कुछ ऐसा। लेकिन जो उन्होंने बात की ना, वो मेरे दिल को भी छू गई। अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, प्लीज सुना दे। जी वो मैं पेश करता हूँ आपके सामने कि वो क्या चीज़, तो बड़ा ज़्यादा जो है ना सस्पेंस हो गया है। बड़े लोग ये मुझसे सुनते हैं जी, वो कहते हैं जी वो आप अरेबिक जो आपकी कंपोजिशन है वो सुनाएं। तो शकील अहमद साहब की कंपोजिशन, वाह। तो आपके लिए पेशे खिदमत है।
जी राहिल भाई, आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम ये चीज़ सुनने में आती है, लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। आपने सुना होगा बड़ी मशहूर फिल्में गुजरी, काउबॉय मूवीज़, जिन्हें वेस्टर्न मूवीज़ कहते हैं जी, है नी? अमेरिका के वो बड़े बड़े स्टार क्लिंट ईस्टवुड वगैरह, तो वो जो घोड़े दौड़ते हैं जब, और गन्ने उन्होंने हाथों में पकड़ी होती हैं, तो उसकी बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक है वो मैंने कोशिश की है बनाने की जी। तो बड़ा इसमें सिनेमैटिक इफेक्ट है। वो इफेक्ट ज़ाहिर है एक रिकॉर्डिंग में तो नहीं आ सकेगा, अगर कोई लाइव आके सुनेगा तो वो ज़मीन आसमान का एक फ़र्क है, उसमें फ़र्क है। तो छोटी सी कोशिश है, चले अब पहुंचनी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो पहुंचेगा लोगों तक। तो इसमें एक कम अज़ कम इस म्यूज़िक के अंदर कोई 40 से 50 लोग समझे मिलके ये म्यूज़िक बजा रहे हैं। ओह, तो वो एक इफ़ेक्ट आपको थोड़ी डेमो। क्या बात है, एंडिंग बड़ी शानदार हुई है। अच्छा शकील भाई, वहाँ पे ना मेरी जो उमर भाई की बर्थडे पे आपने फ्लूट का इफेक्ट इसी पियानो से बजाया था, जी कीबोर्ड जी से। जी, हाँ जी, वो कैसे कर लिया था? वो तो पहली दफ़ा सुना यार, ये इससे भी हो सकता है। हाँ जी, ये है तो एक बड़ी टेक्निक की बात है, डिफ़िकल्ट चीज़ है थोड़ी, लेकिन ये है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं आप उसमें से देख सकते हैं कि यार इसमें से मैं कैसे उसके फ्लूट के इफेक्ट के करीब जा सकता हूँ। वो कि ये ओरिजिनल फ्लूट तो नहीं है, हाँ जी, उसका एक ख़ास एक स्टाइल है बजने का। तो उसमें एक काविश है छोटी सी मेरी, जो मैंने आपको सुनाई भी वहाँ पे, बड़ी वहाँ पसंद की गई। तो ये एक हमारे इंस्ट्रूमेंट पे पिच बेंडर है जी, व्हील, तो ये किसी भी सुर को बेंड कर देता है। तो इसको इस्तेमाल करके तो फ्लूट का इफेक्ट निकालने की कोशिश की है। इसके बैकग्राउंड में जो एक रियल तबला आपको सुनाई देगा जी, जो उसके साथ मैंने सिंक किया हुआ है। तो एक छोटी सी डेमो उसकी आपको देता हूँ जी। अच्छा,
वेल डन, ग्रेट। बहुत शुक्रिया सर ये क्या पहले तो हम कीबोर्ड ही नहीं मानते, एक और पंगा स्टार्ट कर लिया आपने। जी बस जिंदगी में आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारी जिंदगी के हिस्से बन गए हुए हैं। कोई चीज़ ठहर नहीं रही, नई टेक्नोलॉजी आती है वो पिछली को खा जाती है, ऐसे ही है। तो इसी तरह इंसान अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो उसने लगे रहना है अच्छी नई से नई चीज़ बनाते हुए। तो आज से 30 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे ये चीज़ें ऐसे होंगी, मोबाइल होगा, आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। इसी तरह हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ में, हर शोबे में तरक्की हो रही है। म्यूज़िक की भी इंडस्ट्री में बेतहाशा जिद्दत आई है। तो ये मैंने भी इंटरनेट पे ही देखा कि गोरे वगैरह कुछ थोड़ा अभी 1 साल पहले की बात है तो नई एक ऐप आई तो वो इसका दिखा रहे थे जी ऐप ये आई है। मैंने इस ऐप को देखा, मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि जो आवाज़ वायलिन या सैक्सोफोन या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये कीबोर्ड पर तो उसकी आवाज़ तो आ जाती है लेकिन उसका एक इफ़ेक्ट होता है वायलिन बजने का, सैक्सोफोन का, वो हवा कितनी देता है, कम करता है, वो ये कीबोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कमी मैं हमेशा से महसूस करता आया था कि राहिल भाई कि किसी तरह ऐसा भी मुमकिन होगा क्या हमारी ज़िंदगी में कि रियल इंस्ट्रूमेंट के करीब कोई इफ़ेक्ट हम क्रिएट कर सकेंगे। ये अंग्रेज़ लोग तो देखते देखते मतलब चीज़ उन्होंने सामने निकाल के हमारे रख दी ऐसी, और मैं बड़ा मेस्मराइज हुआ उसको देख के, रहा ना गया। आईपैड खरीद लिया जी, स्पेशल इसी काम के लिए और बड़ी स्क्रीन वाला खरीद लिया हाँ जी 13 इंच वाला कि ज़रा हाथ में सही, जो छोटा ना लिया मैंने कहा चलो, लेकिन सिर्फ इस ऐप के लिए आईपैड खरीद लिया। वाह। तो ख़रीद के तो जब मैं इस पर प्ले करना शुरू किया खुद से तो मैं उसकी नई से नई तहें परतें में घुसता ही गया कि यार ये तो क्या बात है, ये तो ऐसे भी कर सकती है, ऐसे कर सकती है, दिलों को छू रही है इसका इफ़ेक्ट जो है। वाह। तो बहरहाल अब इस पर प्रैक्टिस करता हूँ, वो कीबोर्ड पर तो मैं अब नहीं करता प्रैक्टिस वगैरह कोई भी, तो बस ये एक मेरा गैजेट है, खिलौना है कुछ कह लें इस वक्त, जो मैं बेड पर भी बैठा बैठा किसी वक्त थोड़ा बहुत इसको चलाता रहता हूँ। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी कोई भी है इसको इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाना चाहिए, अपने तक क्या रखना है इसको। गो हम गुजरांवाला में रह रहे हैं लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत हट के काम कर रहे हैं। एंड्रॉयड में भी ऐसी ऐप्स तो मौजूद है। जी एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसमें कोई भी म्यूज़िक की एप्लीकेशन कामयाब नहीं है। पूछे जी क्यों? उसमें म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं किसी की को वो उस पर डिले देता है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। आवाज़ बाद में आती है, टच पहले हम कर जाते हैं। एंड्रॉयड अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं। अच्छा। दूसरी तरफ जो iOS है जो एप्पल कंपनी है, इसका शुरू से ही इतना ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसने ज़ीरो लेटेंसी इसमें, इसीलिए बड़ी बड़ी प्रोफेशनल किस्म की जो ऐप्स हैं, जो बड़े हाई लेवल के म्यूजिशियंस हैं वो आईपैड यूज़ करते हैं अपने म्यूज़िक में। तो तरह तरह की ऐप्स हैं इसमें, लेकिन ये एक ऐप आई है जो कि इसी में ही पॉसिबल थी, एप्पल में ही उनको निकालनी थी ये। एंड्रॉयड अगर उस लेवल पर पहुंच जाए कभी ज़िंदगी में, लेटेंसी ज़ीरो कर दे, तो ये उसमें भी आ जाएगी। तो कुछ दिखाएं हमें चला के इसके क्या क्या फीचर हैं। जी मैं आपको थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट एक दिखाता हूँ जी कि सारंगी और वायलिन टाइप को इफ़ेक्ट क्या चीज़ इसमें जो है वो होता है। ओके जी राहिल भाई, इस पे ज़रा थोड़ा सा मैं आपको इस पे एक राग टाइप छोटी चीज़ है, दरबारी राग बड़ा मशहूर है, तो उसमें एक गज़ल है बड़ी मशहूर सी, कू फैल गई बात शनासाई की, तो वो एक हल्की सी डेमो इस पे कि ये ज़रा उसका इफ़ेक्ट कैसे निकालता है, थोड़ा सा राग की शक्ल हल्की सी, तो उसके बाद ज़रा गज़ल के 2 बोल जो है ना। ओके ग्रेट। तो ये ज़रा देखिए। तो राग कौन सा ये दरबारी राग है जी, बड़ा मशहूर राग है ये, बहुत मशहूर है।
वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, इसका भी कीबोर्ड वाला हिसाब है, ये चेंज हो जाती है जो भी आपने बजाना हो, जिस तरह के पियानो है या फ्लूट है या इसमें कुछ खास ही रहता है सिर्फ लिमिट से? इसमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आवाज़ तो इसमें भी वैसे ही चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं, उन्होंने बड़ी मेन आवाज़ें दी हुई हैं। लेकिन असल चीज़ इसका प्ले करने का और पियानो के प्ले करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। इसमें आपको बिल्कुल और तरह बजाना पड़ता है, वो बिल्कुल और चीज़ है। तो आपने देखा होगा जो इसमें जैसे सारंगी या वायलिन उसको साथ उसकी ग्लाइड देती है, चलती है, तो ये सिर्फ इसी ऐप की वजह से, ये जो मेरा अपना एक स्टाइल है बजाने का कि वायलिन अगर ये चीज़ चलाए तो कैसे चलाएगी, या सारंगी नवाज एक बैठा हुआ है तो वो अगर कू बकू फैल गई चलाए तो वो कैसे चलाएगा। तो वो इसको इसलिए उसके करीब तरीन लेके आने की कोशिश जो है ना वो की जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑडियो लोगों को सुनाई जाए, वो बिल्कुल यही कहेंगे यार कोई सारंगी वाला या कोई वायलिन वाला बजा रहा है। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी नई बात है कि ये चीज़ इतना पोटेंशियल अपने अंदर रखती है। जिसके साथ मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये ऐसे ही बिल्कुल लग रहा था जैसे कि मैं कोई सारंगी बजा रहा है और मैं सुन रहा हूँ बैठ के उसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये ऐसे। अच्छा, मुझे ना ये बताएं कि इसके ऊपर कोई लोगों को ऐसी चीज़ सुनाई थी, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि लोगों को कुछ बड़ा अच्छा अपील किया होगा, क्योंकि हमें कैमरे की लिमिट है। हाँ, जो मैं सामने बैठा हूँ ना, मेरे ऊपर तो ताली हो रही है चीज़, ठीक है, कैमरे की लिमिट है, वो मोबाइल पे देख रहा है, उसको उस तरह का साउंड नहीं। तो कोई ऐसा कोई फेमस सा कोई चीज़ सुनाए जिससे लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो पाए इसका कि ये क्या चीज़ है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इसका हमें साउंड इस वक्त सुनाई दे रहा है वो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने थ्रू केबल्स इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तो वो चीज़ वाकई इसमें नहीं आई होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ सुनाऊँ जो लोगों को फेमिलियर हो, उन्होंने सुनी हो पहले। जी जी। तो पेशे खिदमत है, कुछ एक दो चीज़ें जनाब। जी जी। वाह, नाज़रीन ऐसे ही लग रहा था जैसे शाहरुख खान यहाँ पे पास ही वायलिन लेके खड़ा है और ये बजा रहा है, बड़ा रियल फील आ रहा था। और मुझे शायद लग रहा है कि आपको उस तरह फील ना हो रहा हो,
क्योंकि आप कैमरे के उस पार देख रहे हैं, क्या ख्याल है शकील साहब? बिल्कुल यही बात है। यहाँ पे जो हम लोग फील कर पा रहे हैं वो एक बड़ी डिफरेंट वाइब है, बड़ी वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, और उसका साउंड इफेक्ट जो है वो बिल्कुल लगता है कि पास बैठ के कोई वायलिन प्ले कर रहा है। और ये रियल वायलिन जिस तरह की उसके पास बज रहा हो तो बंदे की कैफियत तारी हो जाती है, ये उसी तरह का इफेक्ट दे रहा था। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हमें कुछ अपना कोई स्पेशल अगर इसमें है कोई तो वो सुना जी, कुछ चीज़ें इसमें हैं बड़ी खूबसूरत। मैं आपको जो है थोड़ी थोड़ी डेमो, जैसे ये छोटा सा डेमो दिया, इस तरह और डेमो देता हूँ इसका। अच्छा शकील साहब, अब मेरी एक फरमाइश है छोटी सी, अगर वो जी हो सकती है। जी जी, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है तुम ही हो। अच्छा, वो जो आशिकी 2 जी जी का जी, है। आशिकी अच्छा 2 अच्छा, ठीक अगर है वो यहाँ पे बज सकता है तो बजा दें। जी जी। वो उसकी ट्राई तो की थी पीछे, मैंने थोड़ी देर पहले ही, कुछ 3-4 दिन पहले, तो उसकी कोशिश करते हैं जी, देखें क्या निकलता है। चलें जी। वो प्रैक्टिस तो इतनी उसकी नहीं की हुई, लेकिन देखते हैं क्या बचता है जी। अच्छा जी, मैंने ना आपका सैक्सोफोन सुना था। हाँ वो जी। मुझे बड़ा फोन पसंद आया था। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बंदा पास बैठ के रियल में बजा रहा है, तो वो मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ जरा आपके पास बैठ के। वो तो जरा बजा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राज भाई। ये लेकिन एक छोटी सी फरमाइश है, सॉरी माजर के साथ, कोई आर.डी. बर्बन की कोई हो जाए कंपोजिशन तो वो हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये आर.डी. बर्मन, मैंने पहले बताया जैसे कि मेरा भी बड़ा फेवरेट म्यूजिशियन है, तो उसकी चीज़ चलाने का मज़ा भी बड़ा आता है और मुश्किल भी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बड़ी जदीद एक चीज़ वो बनाता है। तो सैक्सोफोन पे मैं उसकी एक मशहूर सी चीज़ है, जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, तो वो एक थोड़ा सैक्सोफोन पर। ये ऐसे लग रहा था जैसे वो जो पास बैठा होता है उसकी फूक की आवाज भी आपको आ रही है। जी जी बिल्कुल। कैसे कर लेते हैं? आपकी फिक्र में देख रहा, मेरे ध्यान हटा ही नहीं था कि आपकी उंगलियां कैसे चलती हैं। ये क्या जादू है आपकी उंगलियों में? जी, अगर किसी पुराने ज़माने के बंदे को दिखाया जाए या सैक्सोफोन सही बजाने वाले को ये दिखाया जाए तो वो कहेगा यार ये जादू ही हो रहा है। ये वाकई पॉसिबल नहीं था एक्चुअली। राहिल भाई, ये जो आपको ये स्क्वायर से नज़र आ रहे हैं ये सुरें हैं, और इन एक एक स्क्वायर के अंदर मुझे कोई 18 से 20 कंट्रोल करने पड़ते हैं जो उन्होंने दिए एक इतनी सी जगह के अंदर। मुझे उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है एज ए सैक्सोफोन प्लेयर, कि मैं खुद एक सैक्सोफोन प्लेयर बनाऊँ। अगर मैं उसको बजा रहा है तो वो किस किस चीज़ को किस तरह प्ले कंट्रोल करता है। तो ये इस ऐप का कमाल है कि उन्होंने ये चीज़ दी हुई है। बाकी अपना तो सिर्फ इतना ही है कि उस चीज़ को डिस्कवर किया जाए। नहीं, ऐप का कमाल तो है, आपका भी है। देखिए मैं करूँ तो मेरे से कुछ नहीं होना। ये बाकी हर एक अलग अलग ऑप्शंस है, मैं कहता हूँ जी, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ऐप का कमाल तो है लेकिन आपका कमाल भी है, ये बात माननी बस ये तो आपका प्यार और मोहब्बत है। देखिए ना जी, ये जैसे मैंने इसको सॉन्ग को स्टार्ट किया तो
ये देखें आप उसकी फूक तक बिल्कुल रियल फील आ रही है। जी नाजरीन, आपने देखा शकील साहब की जो है ये महारत, ये पाकिस्तान में एक वाहिद बंदे हैं जो इसकी मदद से एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप उतना एंजॉय कर पाए हैं यानी जितना यहाँ पे मौजूद लोगों ने किया है। और अगर आप शकील साहब को कभी लाइव सुने तो आपको इस चीज़ को विक्टिम करेंगे कि यस वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जो लाइव बैठ के सुनने का मज़ा है और जो इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट सुनाता है वो कैमरे से वो चीज़ें नहीं आती। तो बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपका हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आते रहेंगे और लोगों को इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। जी राहिल भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इज़्ज़त बख्शी आपने बहुत ज़्यादा मुझे, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था। तो आप दुनियादारी के कामों में बंदा उलझा हुआ होता है, तो आप आए तो एक स्पार्क का काम किया आपने मेरे साथ। तो मुझ जैसे बंदे को, बैठे हुए वाले को उठाया कि उठो यार कोई चीज़ हमें मतलब लोगों को दिखाने दो। तो थैंक्स अ मिलियन, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मौका दिया मुझे। जो मेरे पास थोड़ा बहुत था गीला सूखा वो आपके सामने पेश किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, इंशाल्लाह अगर आपको ये शकील भाई का म्यूज़िक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप जो म्यूज़िक लवर है, जो सीखना चाहता है या जो इस चीज़ को बारे में क्यूरियस्ट है, उसको इसमें मेंशन करें या उसके साथ शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।